तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा किस तरह से जाता है और समांतर क्रम संयोजन में जुड़ी हुई सेलों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो कैसे पता करते हैं। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि सेलों को समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं। मान लो कि हमारे पास ये दो सेलें हैं जिनकी विद्युत वाहक बल क्रमशः कितने हैं, E1 और E2, और उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः हैं R1 एंड R2। अब हमें करना क्या है, दोनों सेलों के जो धनात्मक टर्मिनल हैं उन्हें एक कॉमन बिंदु पर, जिसे हम उभयनिष्ठ बिंदु भी कह सकते हैं, वहां जोड़ देते हैं, और दोनों के जो ऋणात्मक टर्मिनल हैं उन्हें फिर से एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जोड़ देते हैं। और ये जो दोनों हमारे कॉमन बिंदु हैं जहां पर दोनों के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल जुड़े हुए हैं, उनके बीच में हमें एक प्रतिरोध लगाना है, बाह्य प्रतिरोध, जिसे हम कह देते हैं कैपिटल R। और ध्यान रखना कि अगर आपने इन दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं से इस बाह्य प्रतिरोध को नहीं लगाया, मतलब आपने इन दोनों के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनलों को तो जोड़ दिया लेकिन प्रतिरोध से नहीं जोड़ा, तो ये जो आपका सेलों का संयोजन है वो समांतर क्रम संयोजन नहीं है। इसमें क्या होगा कि ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली जो बैटरी है हमारी, वो कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी को आवेशित करना शुरू कर देगी। तो ये हमारा एक आवेशन परिपथ होगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों ही उभयनिष्ठ बिंदुओं से किसी एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया, तब ये हमारी सेलें कहलाएंगी समांतर क्रम संयोजन में। इसमें होगा क्या कि पहली वाली सेल से हम मान लेते हैं कि एक विद्युत धारा निकली I1 और दूसरी वाली सेल से एक विद्युत धारा निकली I2, और ये दोनों ही धारा इस उभयनिष्ठ बिंदु पर पहुंचकर आपस में जुड़ती हैं, और दोनों का जो योग है I1 प्लस I2, जिसे कुल विद्युत धारा को मैं I मान लेता हूं, ये कुल विद्युत धारा जाएगी किसके अंदर, बाह्य प्रतिरोध के अंदर। और बाह्य प्रतिरोध से निकल करके ये जो हमारी विद्युत धारा है वो ऋणात्मक टर्मिनल जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े हुए हैं वहां पर आएगी। यहां आने के बाद वो विद्युत धारा कुछ इस तरह से टूटेगी कि पहली सेल से जो विद्युत धारा गई थी वो उसमें वापस लौट कर आ जाएगी, और दूसरी सेल से जो विद्युत धारा गई थी वो उसके अंदर वापस लौट कर आ जाएगी। तो इस तरह से होता है हमारा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब हम ये मान लेते हैं कि जहां पर ये हमारे धनात्मक टर्मिनल दोनों जुड़े हुए हैं उस बिंदु का विभव है Vx, और जहां पर ये ऋणात्मक टर्मिनल जुड़े हुए हैं उस बिंदु का विभव है Vy। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जिसके सिरों पर ये जो दोनों सेलों का संयोजन है वो कितना विभवांतर उत्पन्न कर रहा है, Vx माइनस Vy, जिसे हम क्या मान लेते हैं V। अब मुझे इन दोनों सेलों को हटा करके एक सेल लगानी है और उस अकेली सेल को इस बाह्य प्रतिरोध से लगाना है, और वो अकेली जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल में मान लेता हूं E इक्विवेलेंट है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध में मान लेता हूं कि R इक्विवेलेंट है। ये अकेली सेल जब मैं बाह्य प्रतिरोध से लगाऊं तो ये जो सेल है वो इन दोनों सेलों के तुल्य तब कहलाएगी, इन वाली दोनों के, जब ये उस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर अकेली उतना विभवांतर उत्पन्न कर दे जितना वो दोनों की दोनों सेल मिलकर के कर रही थी। मतलब ये अकेली सेल इस बाह्य प्रतिरोध के अंदर वो विद्युत धारा भेज दे जो वो दोनों सेलें जो थी मिलकर के इस बाह्य प्रतिरोध में भेज रही थी I। तो ये जो हमारी अकेली सेल है वो क्या कहलाएगी, इन दोनों सेलों की एक तुल्य सेल। और इस अवस्था में हमें ये जो तुल्य विद्युत वाहक बल है और ये जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान पता करना है E1 E2 और R1 R2 के टर्म्स में। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये बात पता है कि पहली वाली जो सेल है उससे विद्युत धारा बाहर निकल रही है, मतलब वो अनावेशित हो रही है। और अगर कोई भी सेल हमारी अनावेशित हो रही होती है तो उसके सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर है वो किसके बराबर होता है, E माइनस IR के। E यहाँ पर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, I क्या है, उससे बाहर निकलने वाली विद्युत धारा, और R क्या है, उसका आंतरिक प्रतिरोध। और इस सेल के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है, Vx माइनस Vy, जिसको मैंने V मान रखा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप दूसरी सेल की बात करोगे तो उसका विद्युत वाहक बल है E2, उससे विद्युत धारा जा रही है I2 और उसका आंतरिक प्रतिरोध है R2, लेकिन उसके भी टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है, V। और जब मैं इन दोनों सेलों को हटा करके एक सेल लगा रहा हूं तो इस अकेली सेल के सिरों पर भी जो टर्मिनल विभवांतर है वो वही है V, लेकिन वो किसके इक्वल है, E इक्विवेलेंट माइनस कितना, I R इक्विवेलेंट के। यह है हमारा कुल विद्युत वाहक बल, यह है हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध, और यहां पर क्या है, तुल्य धारा। ये क्या है, हमारी I1 और I2 का योग। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास ये जो तुल्य विद्युत सेल है
इसके टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध और धारा से संबंधित जो समीकरण है, बिल्कुल इसी तरह का समीकरण हमें यहां से बनाना है। मतलब उसमें विद्युत धारा I1 और I2 ना आकर के क्या आनी चाहिए, I, और उस I का मान मुझे इन दोनों के संयोजन से पता करना है, और यहां पर कुछ आएगा फिर हम तुलना करेंगे। तो इस वाले समीकरण से अगर आप I1 का मान निकालोगे यहां से, तो वो क्या आ जाएगा, E1 माइनस V और बटे में कितना R1। मैंने करा क्या है, I1 R1 को ले गया मैं बाईं तरफ, V को ले आया दाईं तरफ, तो E1 माइनस V किसके बराबर आ जाएगा, I1 R1 के, और I1 निकालने के लिए R1 से कर दिया विभाजित। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप I2 निकालोगे तो वो आ जाएगा E2 माइनस V बटे में कितना R2। और अगर मैं इन दोनों विद्युत धाराओं को जोड़ दूं तो मेरी कुल विद्युत धारा आ जाएगी I। तो I बराबर है किसके, I1 और I2 के बीजगणितीय योग के। I1 हमारा कितना है, E1 माइनस V बटे R1, और I2 हमारा है E2 माइनस V बटे R2। तो ये जो हमारी विद्युत धारा है I, इसको बिना परिवर्तित किए मैं इस दाईं साइड को सॉल्व करता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 प्लस का E2 बटे R2 और माइनस का क्या, V बटे R2। अब अगर हमें समीकरणों की तुलना करनी है ना, तो ये जो हमारा V है टर्मिनल विभवांतर, वो आना चाहिए बाईं तरफ और विद्युत धारा जानी चाहिए दाईं तरफ। तो ये जो हमारे V वाले दोनों पद हैं उन्हें तो कहाँ ले आता हूं मैं, बाईं तरफ। तो क्या बन जाएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2, और I को ले जाता हूं दाईं तरफ, तो क्या बनेगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 और माइनस कितना I। अब यहां पर आप देखना दोनों में से V तो हमारा कॉमन है, वो तो आ जाएगा बाहर, और लघुत्तम क्या आएगा, R1 गुणा R2, ऊपर क्या बनेगा, R2 प्लस R1। और अगर आप यहां पर लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आएगा R1 R2, ये क्या बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस कितना, एज इट इज विद्युत धारा I। और अगर हम टर्मिनल विभवांतर V निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा R2 प्लस R1 और अपॉन में R1 R2 है, इसका विभाजन इसमें भी करना है और इसका विभाजन इस वाले पद में भी करना है। तो V किसके बराबर आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे में कितना, R1 R2। देखो ये वाला जो पद है वो इस पूरे के बटे में जाएगा, लेकिन इसका भाग पहले मैं इस वाले पद में करता हूं, फिर इसका भाग मैं इस वाले पद में करता हूं। तो पहले वाले में करूंगा तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, माइनस लगा करके धारा एज इट इज, और इसमें विभाजन करूंगा तो क्या आएगा, R1 प्लस R2, और ये चला जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। और यहां पर आप देख सकते हो कि R1 R2 से R1 R2 कट हो जाएगा, तो V किसके बराबर आ गया हमारा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2 माइनस का I, और यहाँ पर क्या है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो हमारा जो मकसद था वो ये था कि हमें ना कुछ इस तरह की एक समीकरण बनानी है जिसमें बाईं तरफ तो क्या है, टर्मिनल विभवांतर जो कि आ रहा है, और वो किसके बराबर हो, E इक्विवेलेंट माइनस कितना, कुल विद्युत धारा, मतलब दोनों सेलें मिलकर के बाह्य प्रतिरोध में जो विद्युत धारा भेज रही थी उसके पदों में मुझे समीकरण चाहिए। तो हमारी वो विद्युत धारा भी आ गई। तो यहाँ पर जो चीज है वो क्या है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर जो भी है वो है हमारा तुल्य विद्युत वाहक बल। तो इन दोनों सेलों को हटाकर जो हम एक सेल लगाएंगे उसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो क्या आ रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे में क्या है हमारा R1 प्लस R2। और इसी तरह से अगर हम अपने तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो वो क्या आ रहा है, R1 R2 और बटे में क्या है, R1 प्लस R2। और ये जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, अगर हम इसकी दोनों साइड का व्युत्क्रम ले लें तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 बटे में R1 R2। और R1 R2 का हमें जो विभाजन है वो पहले पद में भी करना पड़ेगा, प्लस लगाकर दूसरे में भी करना पड़ेगा। तो 1 बटे में जो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटे R1, पहले मैंने इस वाले में कर दिया है, और प्लस का क्या, 1 बटे R2। और ये हमें बिल्कुल इस तरह से बता रहा है जिस तरह से हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा करते थे ना, कि अगर दो प्रतिरोध है हमारे पास R1 और R2, उन्हें हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो उन दोनों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर आता है। तो अगर दो सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है जिनके आंतरिक प्रतिरोध हैं R1 और R2, और अगर आप इन दोनों को हटा करके एक सेल लगाओगे तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम
दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम दो ही सेलों को समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास दो से अधिक सेलें भी हैं तो उनको अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो जो हमारी एक तुल्य सेल होगी उसके आंतरिक प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। वो n सेलें कितनी भी हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं विद्युत वाहक बल की कि जो हमारी तुल्य सेल है उसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो दो के लिए तो इस तरह का संबंध दिखाता है, लेकिन दो से अगर अधिक सेल है तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी कुछ इस तरह का समीकरण बनाने में। तो अगर आप ये जो तुल्य विद्युत वाहक बल का समीकरण है इसको अगर आप तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से विभाजित कर देते हो तो क्या बनेगा समीकरण कि E इक्विवेलेंट बटे में क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर होगा, हमारा E इक्विवेलेंट था E1 R2 प्लस E2 R1 और बटे में क्या था R1 प्लस R2। और ये जो हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध था वो क्या आ रहा था, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल बटे दोनों का संयोजन। ये रहा यहाँ पर आप देखोगे R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट हो जाएगा, तो हमें R1 R2 का विभाजन इसमें भी करना है और R1 R2 का विभाजन इसमें भी करना है। तो पहले पद में जब मैं विभाजन करूंगा तो R2 से R2 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा E1 बटे R1 प्लस कितना, दूसरे में करूंगा तो R1 से R1 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा E2 बटे R2। और फिर से वही बात कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही सेल हों, तो अगर दो से अधिक सेल है तो अपने समीकरण को आगे हम n सेलों के लिए भी लगा सकते हैं। और ये समीकरण हमें बता के रही है कि हमारी जो तुल्य सेल होगी उसके जो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात है सभी सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोधों का जो अनुपात है उसके बीजगणितीय योग से मिलेगा। तो अगर आपके पास समांतर क्रम में जुड़ी हुई दो सेलें हों, तीन सेलें हों या चार सेलें हों, पहले सभी को हटा करके आप जो एक सेल बनेगी उसका आंतरिक प्रतिरोध पता करें और उसके लिए जो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है उसी का आप प्रयोग करें। और जब आपका R इक्विवेलेंट या तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकल आए फिर आप निकालें तुल्य विद्युत वाहक बल, क्योंकि अब आपका ये जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है वो पता लग चुका है। प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का मान आपको पता होगा, तो सभी के E बटे R के जो अनुपात का योग है उसको E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट के रख दें बराबर, R इक्विवेलेंट को इधर ले जाएं तो हमें तुल्य विद्युत वाहक बल भी मिल जाएगा। और जब आपको तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान पता लग जाए तो बहुत आसानी से आप ये बता सकते हो कि इस बाह्य प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है E, जिसका आंतरिक प्रतिरोध है R, अगर उसको मैंने एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से लगाया तो उसमें विद्युत धारा कितनी जाएगी, E बटे में R प्लस स्मॉल r, और उसके सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो क्या होगा E, जो कि होगा इस बार E इक्विवेलेंट माइनस जो विद्युत धारा जा रही है उससे वो, और इनटू में कितना R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आप दोनों ही चीजें पता कर सकते हो, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर टर्मिनल विभवांतर। अब हमें ये तो पता लग गया कि सेलों को समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है, और उन सभी सेलों को हटा करके जो हम एक सेल लगा रहे होते हैं जिसे हम तुल्य सेल कहते हैं उसका तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध किस तरह से निकालते हैं। लेकिन सेलों के समांतर क्रम संयोजन पर आधारित किस तरह के अंकित प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल हमसे पूछ सकते हो।